ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर नीट। सो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड डायपोल मोमेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे, VSEPR थ्योरी के बारे में बात किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। सो उसके साथ साथ बॉन्ड एंगल का कंपेरिजन, बॉन्ड पैरामीटर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डायपोल मोमेंट के बारे में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, उससे पहले कंटेंट्स क्या क्या अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो देख सकते हैं। ये सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बॉन्ड पैरामीटर्स तक कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड डायपोल मोमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता क्या है समझते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जब हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स, जब किसी मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हम लोग को ड्रॉ करना पड़ता है और उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे O3 का बात करते हैं, ओजोन, ठीक है। ओजोन है ना, ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए तो ऐसा होगा, वो ऐसा हो स्ट्रक्चर होता है, तो प्लस और इस पे हो जाएगा माइनस। देखो जिस पे जो है ऑक्सीजन पे मैक्सिमम 2 बॉन्ड हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गया। सेंट्रल एटम इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 बॉन्ड हो गया। तो जब भी ज़्यादा बॉन्ड हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज लगा देना है, ठीक है। और ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों लगाएं, क्योंकि बॉन्ड कम हो गया। जब कम बॉन्ड हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज लगाना, ज़्यादा बॉन्ड हो जाएगा तो पॉजिटिव। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होना चाहिए बट एक ही है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज लग गया। कम बॉन्ड होगा तो नेगेटिव, ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा हो गया। तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हाँ एक तरफ देखो, यहाँ पे देखा जाए तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि इधर ही डबल बॉन्ड हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर आ जाए, है ना, डबल बॉन्ड इधर आ जाए और इस पर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, अच्छा इसका एक्सपेरिमेंटली बाद में देखेंगे। पहले समझो कि हम लोग जानते हैं कि ये ऑक्सीजन नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। सोचो तो 1 और 2 के बीच में कभी तो डबल बॉन्ड है और कभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कभी डबल बॉन्ड है और कभी क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग जानते हैं डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ यानी जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ता है अट्रैक्शन बढ़ेगा। बॉन्ड बढ़ रहा है मतलब स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो एक तरह सोचा जाए कि इस ऑक्सीजन में, फर्स्ट वाले में 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब 2 बॉन्ड है, तो इसका लेंथ कम होगा। और इस ऑक्सीजन में क्या होगा, इस ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सेकंड वाले मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ऐसा होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, डबल का बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दोनों का बॉन्ड लेंथ इसमें है ना, ओजोन मॉलिक्यूल में दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सेम होने का रीज़न ही ये है कि हम लोग आखिर कैसे, और देखा गया है कि है ना, यहाँ जो ओजोन में जो बॉन्ड लेंथ है, ना तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इक्वल है और ना ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के इक्वल है बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इक्वल भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड के इक्वल भी नहीं है। डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। तो कभी कभी डबल बढ़ रहा है, कभी सिंगल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच, 1 और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिखाए हैं इसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दैट मीन्स ना तो डबल बॉन्ड और ना ही सिंगल बॉन्ड, मतलब 1.5 बॉन्ड टाइप का हम लोग बोल सकते हैं। तो इस केस में बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड से लेकिन क्या होगा, कम होगा। तो बीच में आता है बॉन्ड लेंथ। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इन दोनों का बॉन्ड लेंथ बीच में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग जब बीच में आ रहा है इसका मतलब ना तो वहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा और ना ही सिंगल बॉन्ड। तो एक्चुअली जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। मतलब इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर कभी इसमें आ रहा है कभी इसमें आ रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर माइनस हाफ ले लिए और यहाँ पर भी माइनस हाफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों पे मतलब कभी एक -1 चार्ज इसमें आ रहा है कभी -1 चार्ज इसमें आ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको एवरेज लेके माइनस हाफ कर देंगे, और प्लस चार्ज सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे तो एक ही प्लस चार्ज है तो उसमें कोई चीज़ नहीं आ रहा, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल या एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा हम लोग मानते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर ये माना जाता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल्स सब मॉलिक्यूल्स मिला के एक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड को हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर्स मानते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है कि जब मतलब किसी मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल है, मान के चलिए ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी हम लोग ना तो सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना ही डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग जितना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है उसको बना के उसी का हम लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसी को एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, जितना सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं सबका सब रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे ओजोन का 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, दे आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, एंड उसी का एवरेज लेके हम लोग रियल या एक्चुअल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, यानी व्हेन डेफिनेशन लिखना चाहिए तो व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल स्ट्रक्चर, can't be explained by single structure, then we draw a number of possible structures known as resonating structures, and this property, this phenomenon is known as resonance. This phenomenon is known as resonance. क्या रेजोनेंस के बारे में हम लोग है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो है ना, ये दोनों क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड है ये, है ना, RH मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, यहाँ पे लिखे हैं, और ये दोनों ही RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, और ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, ओके, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन में है ना, सब बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, ये भी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा, ये भी बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ, यदि पूछा जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन ऑक्सीजन पूछेगा, तो इसका फार्मूला लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसके इसके बीच पूछेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे, है ना, इन ऑल स्ट्रक्चर्स, जितने स्ट्रक्चर्स है सब में टोटल नंबर बॉन्ड काउंट कर लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ RS, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जैसे यहाँ देखो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो टोटल कितना बॉन्ड हो गया, 2 और 1, है ना, और स्ट्रक्चर्स में देखना था 2 और 1 3, और टोटल RS कितना है यहाँ पे 2, 3/2 यानी 1.5। और इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जब टोटल स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हो तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर से भी हम लोग देख सकते हो। एक ही स्ट्रक्चर से देखना है तो क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड बाय सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, सब स्ट्रक्चर में नहीं देखना है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर में देखना है। और पाई बॉन्ड 1 है तो पाई बॉन्ड 1 हो गया, और डिवाइड बाय सिग्मा बॉन्ड 2 है, 3/2 यानी 1.5। तो इस तरीके से भी हम लोग बिना स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए भी बना सकते हैं। ठीक है,
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ बोलेगा PO4 माइनस PO4 3 माइनस, ठीक है, इसका हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। ऐसे तो हम लोग इसका हाइब्रिडेशन से निकाल सकते हैं, हाइब्रिडेशन क्या आएगा। तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे, बट 3 माइनस है, 3 माइनस से 3 प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 यानी 4 आ गया, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। NHO का वैल्यू कितना आ गया 4, नंबर ऑफ हाइब्रिड 4 हो गया, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, तो ये फास्फोरस 4 ऑक्सीजन लगा दिए, ठीक है। अब 3 माइनस है, फिर अभी बताएं कि ऑक्सीजन पे जिसमें एक ही बॉन्ड होगा उसमें माइनस, और इसमें डबल बॉन्ड लगा दूँ इस टाइप से। तो ये PO4 3 माइनस का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन हम लोग इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड इसमें रहेगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि डबल बॉन्ड क्या आ जाए, यहाँ आ जाए, या फिर हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए। और कोई पॉसिबिलिटीज़ में है क्या? नहीं। फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो वही बन जाएगा फर्स्ट वाला। यानी टोटल 4 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना। तो इसमें पूछेगा, इसमें क्या पूछ सकता है कि बॉन्ड ऑर्डर कितने होता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछना रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल में भी देख सकते हो डायरेक्टली है ना, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन PO बॉन्ड ऑर्डर ना, PO के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है, PO रो के बीच में। तो PO रो के बीच में कभी डबल है, कभी सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, ऐसा। या फिर एक ही मॉलिक्यूल में देखना है तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड है, और डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड 4, तो 5/4 आ जाएगा, यानी 1.25। ठीक है। कभी कभी एवरेज चार्ज भी पूछ लेता है ना, एवरेज चार्ज निकालना है कि ठीक है ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, ये वाला ऑक्सीजन में अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ भी आ गया, ठीक है, इस टाइप से। तो एवरेज चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज बाय टोटल एटम्स कर लेंगे, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम्स जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज तो 3 माइनस था, 3 माइनस चार्ज है, तो -3 कर लिए। टोटल एटम्स कितने एटम्स पे ये 3 माइनस है ना घूम रहा है, तो 4 ऑक्सीजन पे, कभी इसमें 4 ऑक्सीजन पे, तो हो जाएगा कितना -0.75। तो इस तरीके से एवरेज चार्ज भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। PO4 3 माइनस में आ गया, वो 3 माइनस में हो गया। इस टाइप से और भी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं, लाइक NO3 माइनस। तो अगेन नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, सराउंडिंग एटम 0 और वैलेंस चार्ज 1 है, तो बाई 2 यानी फिर से 4 आ गया, तो sp3 में तो अगेन ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा इस टाइप से। 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड लगा दिए, जैसे डबल बॉन्ड लगाएंगे तो नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होना चाहिए, 4 हो गया, तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस न्यूट्रल हो गया, और एक माइनस बच गया, तो NO3 में एक माइनस है। तो फिर से वही कहानी, डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है, और डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता था, और इधर एक माइनस, इधर एक माइनस, या फिर डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है। 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ भी पूछ लेता बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो एक ही मॉलिक्यूल में देख लो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, 1 2 3, पाई बॉन्ड कितना है 1 डिवाइड बाई 3, 4/3 यानी 1.33। एवरेज चार्ज पूछ लेगा, एवरेज चार्ज बताओ, टोटल चार्ज कितने हैं -1, कितने एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, कितने एटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 ऑक्सीजन एटम पे है ना, 3 ऑक्सीजन एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो -1/3 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग है ना, इस तरीके से हम लोग है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, एवरेज चार्ज फाइंड कर सकते हैं, और कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस तरीके से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स अपने से ट्राई कर सकते हैं, लाइक सल्फेट SO4 2 माइनस, ठीक है, SO3 2 माइनस, NO2 माइनस, ठीक है। तो ये सब ट्राई करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर सब फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डायपोल मोमेंट्स पे, है ना, डायपोल मोमेंट्स।
तो डायपोल मोमेंट क्या है, बेसिकली डायपोल मोमेंट है ना, किसी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक चार्ज कितना है उसको दिखाने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट क्या है, एक क्वांटिटी है जो बताता क्या है, सो इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द आयनिक करेक्टर इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कोवैलेंट मॉलिक्यूल में आयनिक करेक्टर कितना है, आयनिक करेक्टर मतलब प्लस माइनस चार्ज होने का टेंडेंसी कितना है, ठीक है। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल HCl ले लेते हैं ना, तो H और Cl, अब देखो H और Cl में देखा जाए तो H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है। अब Cl जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा अपनी ओर, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया हाइड्रोजन पे, और माइनस पे क्लोरीन पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया। प्लस माइनस चार्ज जैसे इंड्यूस हो जाता है तो उसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोला जाता है, या आयनिक कैरेक्टर बोल सकते हो कि इंट्रोड्यूस हो गया। पहले क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बॉन्ड बना था तो कोवैलेंट कंपाउंड था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज डेवलप हो गया, तो एक तरह से आयनिक कैरेक्टर, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ गया होगा। तो आयनिक कैरेक्टर है ना एक्सप्लेन करने के लिए, कितना आयनिक कैरेक्टर है उस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए है ना हम लोग डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इसको म्यू से दिखाया जाता है। डायपोल मोमेंट किसे दिखाते हैं हम लोग, म्यू से। और ये होता क्या है, कितना चार्ज डेवलप हुआ, मान लो यहाँ पे डेल्टा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो डेल्टा चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ को मान लेते हैं यहाँ पे डी, है ना, डी मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ। इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट देखो, यूनिट लिखेंगे तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, और डिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं कि डेल्टा यहाँ पे है क्या, वो लिख देते हैं। डेल्टा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंड्यूस, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, ठीक है। और डी क्या है, डी हो गया डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, या फिर बॉन्ड लेंथ सिंपली लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द एटम्स। ठीक है, अब इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट है ना, यूनिट क्या हो सकता है। अब चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट तो कूलम है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट हो गया कूलम मीटर, ठीक है। और कभी कभी इसको हम लोग CGS में लिखेंगे, है ना, कूलम मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। CGS यूनिट हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा CGS यूनिट, है ना, ESU, चार्ज का CGS यूनिट ESU, और मीटर के लिए सेंटीमीटर, ठीक है। बट डी बाई अदर यूनिट में है ना, सबसे जो यूज्ड है ना यूनिट है वो है डी बाई को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग केमिस्ट्री में डी बाई यूज़ करते हैं, है ना, इसका। और याद रखना है कि 1 डी बाई इक्वल टू, है ना, 3.33 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ऐसा होता है ना। मतलब कूलम मीटर में 1 डी बाई को कूलम मीटर में चेंज करना है, 3.33 10⁻30 किलोमीटर, और ESU सेंटीमीटर में करना है तो डायरेक्टली 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डी बाई को इस तरीके से कन्वर्ट करने का यूनिट है, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है, इसका डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो डायपोल मोमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखें पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब H और Cl में देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा आएगा, है ना। और देखो इसको एरो से दिखाते हैं और बीच में पीछे में क्रॉस लगाते हैं, ये डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको हम लोग म्यू से दिखाएंगे। तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और म्यू
कुछ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस पर कुछ ना कुछ इसमें आयोनिक कैरेक्टर है ना। म्यू का वैल्यू कुछ आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर है। ओके, अब है ना कभी कभी क्या होगा कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड करने पूछ लेता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो पहला क्या है, टू फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, है ना। म्यू ऑब्जर्व या है ना एक्सपेरिमेंटल बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, म्यू ऑब्जर्व क्वेश्चन क्या रहेगा, ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है। और कैलकुलेटेड निकालने के लिए म्यू निकालना है, तो चार्ज हम लोग ई इंटू डी लेके चलेंगे, है ना। ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है इसका समझते हैं, देखो जैसे HCl है ना, HCl है, तो HCl में क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो H पे कुछ पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है। सपोज ये पूरा आयोनिक रहता है ना, तो क्या होता है, H पे पूरा प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पे पूरा माइनस चार्ज आता है, ऐसा आता है। जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस हम लोग लेके चलते हैं, तो H पे प्लस और Cl पूरा का पूरा 100% आयनिक हो जाता है, यानी इस पर कितना चार्ज आता है, +1 चार्ज आ जाता है। तो डेल्टा की जगह +1 लिखते हैं ना, जो म्यू निकालने फॉर्मूला था डेल्टा चार्ज आ रहा था, अब डेल्टा ने लिख के डेल्टा इंटू डी लिखते थे, डेल्टा इंटू डी लिखते थे, डेल्टा ने लिख के 1e चार्ज लिखेंगे, +1e या -1e मैग्नीट्यूड लेना है, तो प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना के बराबर चार्ज बराबर, इसलिए 1e या e इंटू डी, है ना। इसलिए म्यू लिखने मतलब इधर हम लोग कैलकुलेटर वाला में मान लेते हैं कि 100% आयनिक रहता है, 100% आयनिक रहता है, और म्यू ऑब्जर्व मतलब कुछ वैल्यू हो, कुछ आया एक्सपेरिमेंटली, तो यहाँ से कितना % आयनिक कैरेक्टर है इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। जैसे बोलेगा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB बॉन्ड इफ डाइपोल एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, है ना, डाइपोल मोमेंट is 1 diopter and bond length सपोज दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी दिया हुआ है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो म्यू ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल जो लिखना है बाय म्यू कैलकुलेट को E इंटू डी लिखेंगे इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व वैल्यू दे रखा है कितना, देखो 1d डायोप्टर में दे रखा है 1d बाय E मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 का पावर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 10⁻19 कूलम, और डिस्टेंस दे रखा है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में कितना हो गया 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कराएंगे 10⁻−10 मीटर, सॉरी 10⁻−10 मीटर। और 1 डायोप्टर को अभी बताएंगे कूलम मीटर में कन्वर्ट करना, ये देखो ये कूलम में आ गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम को लिख दिया 10⁻10 मीटर। और 1 डायोप्टर को क्या लिखेंगे, 1 डायोप्टर को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताओ, अभी बताए थे कूलम मीटर में 10/3 इंटू 10 का पावर -30 लिखते हैं कूलम मीटर, तो कूलम मीटर कट जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो अब आ जाएगा 10/3, अच्छा 3.33 को 10/3 भी लिख सकते हैं ना, तो 10/3 पहले तो हम लोग इसको कर लेते हैं, पॉइंट हटा के ये पॉइंट हटा दिए तो 100 आ गया, और ये 3 नीचे आ गया, 1/3 इंटू 16 48 आ गया, और इधर आ गया 10 का पावर -30 ऊपर था
ये +2 चला गया ऊपर, और इधर ये 100 में और एक +2 चला गया, ये 100 वाला +2 है ना, और इधर -19 + 10 -29 + 29 हो जाएगा। तो फाइनली 1/48 इंटू कितना आ गया देखो, 29 + 2 31, 31 + 2 33, 33 बाय है ना, मतलब 10 का पावर 3 आ गया, यानी 1000/48। 48 को अप्रॉक्सीमेटली 50 लिख लेते हैं, तो लगभग कितना आ जाएगा, 20%, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा ना। तो इस तरीके से परसेंटेज आने करेक्टर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, देखो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखो तो इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें रूल है, रूल नंबर 1 है ना। रूल 1 क्या है, देखो इफ़ मॉलिक्यूल, ऐसा मान के चलता है कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम हैज़ नो एनी लोन पेयर, एटम हैज़ नो एनी लोन पेयर, है ना, कोई लोन पेयर नहीं है, एंड ऑल्सो सेम सराउंडिंग एटम भी क्या है, सेम है, देन नेट डायपोलमेंट म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। नेट डायपोलमेंट क्या हो जाएगा, 0, और नेट डायपोलमेंट 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, ओवरऑल कोई पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि नेट डायपोलमेंट क्या है, 0 है, तो उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझिए, रूल नंबर 1 का एग्जांपल देख रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल BeCl2 है ना, BeCl2 बात करते हैं, तो BeCl2 बेरिलियम, इसका जो है हाइब्रिडेशन आ गया sp। तो देखो इस तरीके से क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर अपनी ओर खींचेगा म्यू से, ये भी अपनी ओर खींचेगा म्यू से, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, 2 फैक्टर लग रहा है, एक इधर, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, म्यू नेट तो 0 हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। BeCl2 क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो जिसका डायपोलमेंट 0 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और ऐसा कब होगा, सेंट्रल एटम हैज़ नो एनी लोन पेयर, देखो बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, एंड ऑल्सो सेम सराउंडिंग एटम भी देखो Cl ही था, तब डेवलपमेंट हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल BF3 ले सकते हो, है ना, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इस तरीके से। अब फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका डायपोल बनाना चाहेंगे तो कैसा बनाएंगे, फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इसको खींचेगा, ऐसा, इधर भी फ्लोरीन खींचेगा, इधर भी खींचेगा, तो 120 डिग्री पे है, तीनों एक दूसरे को खींच रहा है, तो नेट क्या हो जाएगा, वेक्टर मेथड से, ये इधर एक लग रहा है ऐसा, इधर एक फोर्स लग रहा है, और इधर एक फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल एक दूसरे किधर भी नहीं जाएगा, तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो बस इतना है ना, ये वेक्टर ही है एक तरह से, तो वेक्टर वाला दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपली समझना है कि यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो उसका डायपोलमेंट क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर बॉन्ड दोनों अलग अलग चीज़ है। अभी भी B और F में है ना, F पे माइनस चार्ज आएगा, B पे प्लस चार्ज, अभी भी कुछ ना कुछ बॉन्ड तो पोलैरिटी है ही, बेरिलियम में भी, बेरिलियम पे प्लस और Cl पे माइनस, कुछ ना कुछ पोलैरिटी है ही, बट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल पोलैरिटी 0 है। मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोलेंगे, बॉन्ड यहाँ पे अभी भी क्या है, पोलर है, पोलर बॉन्ड, बट पोलर बॉन्ड, ध्यान रखना, बॉन्ड क्या है, पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल नॉन पोलर होने के रीज़न क्या है कि नेट डायपोलमेंट क्या है, 0 है, नेट डायपोलमेंट 0 हो गया। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक CH4 है ना, अगेन सेम कहानी,
अगेन सेम क्या होने मतलब अगेन म्यू नेट क्या हो जाएगा 0 है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या आएगा, ठीक है। PCl5 जितना भी जिसके पास भी SF6 IF7 ये सब लोग हाइब्रिडेशन में भी कर चुके हैं। जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं था और सेम सराउंडिंग एटम है तो सबका सब नेट डायपोल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। रूल नंबर 2 इफ सेंट्रल एटम हैज़ लोन पेयर, यदि लोन पेयर आ गया और डिफरेंट सराउंडिंग एटम, या तो डिफरेंट सराउंडिंग एटम हो जाए या लोन पेयर आ जाए, है ना, देन म्यू नेट मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, ठीक है। मे और मे नॉट बी 0 मतलब म्यू नेट 0 हो भी सकता है, मे भी, है ना। चेक करना पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलेगा NH3, है ना। तो NH3 में यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, तो इसका डायपोलमेंट 0 नहीं होगा। देखो NH3 का स्ट्रक्चर बनाए तो NH3 में एक लोन पेयर हो गया, 3 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में देखा था H पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, तो मोर इलेक्ट्रॉन है तो खींचेगा अपनी ओर, ये भी खींचेगा अपनी ओर, डायपोलमेंट आएगा, ये भी खींचेगा अपनी ओर। और लोन पेयर की वजह से लोन पेयर वाला हमेशा सेंट्रल एटम से दूर ही खींचेगा ना। तो नेट देखो 3 वेक्टर ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही है, तो नेट तो ऊपर ही आने वाला है। म्यू नेट का वैल्यू 0 नहीं होगा और किस डायरेक्शन में आने वाला है, ऊपर तरफ ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होने वाला है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर आ गया, ठीक है। और डिफरेंट सराउंडिंग एटम भी होता है, अभी तो सेम सराउंडिंग एटम बट लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से इसका डायपोलमेंट 0 नहीं होगा। लेकिन पूछेगा NH3 और NF3 में किसका डायपोलमेंट ज़्यादा होगा, यदि यहीं पे NF3 भी बना लेते हैं, NF3 है ना, तो NF3 भी ऐसे ही है बिल्कुल सेम तरीके से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये खींचेगा अपनी ओर, है ना, इस पर नाइट्रोजन प्लस, है ना, ऐसा खींचेगा। बट लोन पेयर तो ऊपर तरफ खींचेगा। तो देखो कुछ ऊपर तरफ खींच रहा है, कुछ नीचे तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिल करने से म्यू नेट तो 0 नहीं होगा, है ना, म्यू नेट 0 नहीं होगा, बट म्यू नेट डिक्रीजेज, ये म्यू नेट वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा। पूछेगा NH3 और NF3 में किसका डायपोलमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो NH3 का क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डायपोलमेंट का फैक्टर है सब एक दूसरे को ऐड कर रहे थे, बट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, ये ऊपर है और ये सब जो है नीचे है, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नेट वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे कि एक तरह समझो कि मान लो एक फोर्स है, इधर 10 न्यूटन है और इधर 5 न्यूटन है, तो नेट क्या हो जाएगा 10 - 5, लेकिन यहीं पे 10 और 5 इधर ही रहता है ना, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाता है। तो इसमें ऐड हो जा रहा है, NH3 में ऐड हो जा रहा है, बट NF3 में कैंसिल होके नेट डिक्रीज हो जा रहा है, इसलिए, है ना, इंपॉर्टेंट याद रखना, डायपोल ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF3, ठीक है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हम लोग कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो, है ना, पूछा जाएगा कि CCl4 है ना, CCl4 CHCl3 CH2Cl2 और CH3Cl। देखो CCl4 में चारों के चारों डिफरेंट सेम सराउंडिंग एटम है, तो यहाँ पे डायपोलमेंट क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ता है ना, जैसे जैसे हाइड्रोजन का मान बढ़ेगा, क्लोरीन घटेगा, डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो याद रखना इस ऑर्डर को, इसका डायपोलमेंट ज़्यादा होगा। ये एक्सपेरिमेंटल भी है, और हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे 4 क्लोरीन एटम है तो चारों तरफ एक दूसरे कैंसिल करके इसका डायपोलमेंट तो क्या हो जाएगा 0। बट इसमें 0 नहीं होगा, इसमें भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हो गया, डिफरेंट सराउंडिंग एटम हो गया, और डिफरेंट होने की वजह से डायपोलमेंट क्या होगा,
डिफरेंट मतलब जीरो नहीं होगा, तो कैसे होगा? CCl4 में जीरो है, बट जैसे जैसे Cl घटेगा डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये इसी एग्जाम्पल में याद रखना। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसी तरह याद रखेंगे, जैसे CH3F, CH3 ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, Cl, CH3Br, CH3I, ठीक है। तो इसमें जो है देखो क्लोरीन पर माइनस CH3 पे प्लस ऐसा आएगा, क्लोरीन पर माइनस CH3 पे प्लस ऐसा करते हैं। अब पूछा जाएगा कि बता इसमें किस में डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो हम लोग को लग रहा होगा कि CH3F का डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। CH3Cl का कम, फिर से क्यों? क्योंकि इस पर ज़्यादा फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पे चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो चार्ज की वजह से देखा जाए तो चार्ज तो इसमें ज़्यादा डेवलप होगा, फ्लोरीन पे सबसे ज़्यादा चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज और इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। बट अप टू डाउन जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अप टू डाउन जहाँ साइज़ बढ़ रहा है। तो साइज़ की वजह से देखेंगे तो म्यू किसका ज़्यादा आएगा? आई का, क्योंकि आई का साइज़ सबसे ज़्यादा है। CH3 तो कॉमन है सब में, ठीक है। आई क्या होगा? आई का साइज़ ज़्यादा है तो म्यू ज़्यादा होगा। लेकिन चार्ज के वजह से देखेंगे तो फ्लोरीन का चार्ज ज़्यादा है। तो ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट देखना रहता है ना, इसलिए ध्यान रखना, ना तो फ्लोरीन ना आयोडीन, कोई नहीं जीतेगा। यहाँ जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? सेकेंड वाला, दैट इज़ क्लोरीन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी CH3Cl यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा, फिर CH3F, फिर CH3Br, फिर CH3I। ऐसा ही क्यों हो रहा है समझ गए? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? Cl का ज़्यादा, क्योंकि अप टू डाउन जाना तो साइज भी थोड़ा बढ़ गया और है ना, चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा ही है। फ्लोरीन थोड़ा कम है लेकिन ज़्यादा ही है, Br से तो ज़्यादा ही होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया CH3Cl का सबसे ज़्यादा होता है ना। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट नीट एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद इस टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। पूछेगा कि PCl3 है ना F2 और PCl2F3 में, ठीक है, किसका है ना, किसका जो है वो बॉन्ड लेंथ सॉरी डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसको हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसी को रहता है ड्रैगोस रूल, है ना। देखो PCl3F2 एंड PCl2F3, है ना। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पे सराउंडिंग एटम 5 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 + 5/2 यानी NHO वैल्यू 5 आ गया, NHO 5 आ गया। 5 आ गया मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3d। sp3d आ गया मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा बनेगा। तो सेंटर पे कौन है? फास्फोरस, और ऐसा क्लोरीन और ऐसा। अब देखो यहाँ पे जो है ना, दोनों दो चीज़ ध्यान रखना कि ये जो बॉन्ड है जो एक ही प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन है। जैसे ये वाला एक ही प्लेन पे, ये वाला और ये वाला, ये प्लेनर है ना, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ऊपर और नीचे है, ये जो बॉन्ड है वो आउट ऑफ प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये जो है इस बॉन्ड को जो प्लेन में है उसको बोला जाता है ना इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जो एक्सिस इसको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड, जो ऊपर नीचे है ना, एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड हम लोग के पास 2 है, ठीक है, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 3, टोटल 5 बॉन्ड है। ध्यान रखना कि NHO5 में ही ऐसा होता है ना। NHO5 में क्या होता है? सोचो कि जब हम लोग एक प्लेन पे ले रहे हैं, 1 2 3 और एक ऊपर है, तो इन दोनों के बीच, ऊपर और इसके बीच जो एंगल बन रहा था 90 डिग्री बन रहा है ना। और इसके बीच एंगल कितना बना था? 120 डिग्री, जो ट्राइगोनल प्लेनर था, है ना। जो प्लेन में 3 बॉन्ड मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 120 डिग्री। और यहाँ एंगल कितना बना था? 90 डिग्री। और 90 डिग्री ये तीनों बॉन्ड के साथ 90 बना रहा है। सोचो ना कि ये इसके साथ 90, इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी 90। और 90 डिग्री होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पे जो एटम है इसके बीच रिपल्सन ज़्यादा होगा। सोचो यहाँ पे जो भी एटम रहा होगा ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा दूर चला जाएगा, मतलब बॉन्ड एटम्स थोड़ा दूर चला जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
तो याद रखना है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ पूछा जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ, तो इसमें एक्सियल वाला ज़्यादा होगा किससे, इक्वेटोरियल से। और स्ट्रेंथ पूछा जाए तो बॉन्ड लेंथ बढ़ाते स्ट्रेंथ घट जाएगा, स्ट्रेंथ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो एक्सियल का स्ट्रेंथ कम होगा इक्वेटोरियल से। मतलब ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथ कम वाला है। अब कम स्ट्रेंथ वाला मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो इजीली बॉन्ड टूट जाएगा। अब सोचो कि डिस्टेंस ज़्यादा है और ऊपर में एक ऐसा एटम को रख दिए जो और भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच कर नहीं रख पा रहा है, उल्टा इलेक्ट्रॉन इधर ही खींच रहा है, तो वो एटम इजीली निकल जाएगा, मतलब इजीली निकल जाएगा, या यूँ बोलो कि वो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, मतलब उसका स्टेबिलिटी बहुत कम होगा। इसलिए ध्यान रखना कि एक्सियल बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका एक्सियल का क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पे रखा जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकि वो बॉन्ड को मोर इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो स्ट्रेंथ उसका बना रहेगा। तो एक्सियल बॉन्ड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखा जाता है और इक्वेटोरियल पे क्या रखेंगे हम लोग, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ताकि स्टेबिलिटी बने रहे, स्ट्रेंथ बनी रहे। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखेंगे तो खींच के रखे बॉन्ड को ताकि वो स्ट्रेंथ बना रहे। और मान लो लेस इलेक्ट्रॉन रहेगा तो खींच ही नहीं पाएगा, तो और ज़्यादा दूर चला जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो वो एटम मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या यूँ बोलो कि बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर PCl3F2 बनेगा, रहेगा ही। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब सराउंडिंग एटम सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट डिफरेंट रहेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ही एक्सियल में रखना है। मतलब अब देखो यहाँ पे देखा जाए PCl3 और F2 और PCl2F3 को बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो सेंटर पे P, सबसे पहले ऊपर और नीचे बॉन्ड बैठा, तो ऊपर और नीचे बैठाने के लिए यहाँ पे है क्या, PCl3 है और F2 है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सराउंडिंग, फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन को ऊपर नीचे बैठाओ, ठीक है, और बच गया फ्लोरीन तो इसको इधर लिखेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऊपर नीचे रखना है, हमेशा एक्सियल में रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से PCl2F3 में देखें तो अगेन फ्लोरीन को ही ऊपर रखेंगे, है ना, और नीचे रखेंगे। बट अब 3 फ्लोरीन है तो कोई फ्लोरीन को इधर रख दो, मान लो इधर फ्लोरीन रख दिया, फ्लोरीन कहीं भी रख सकते हैं। अब इस केस में देखा जाए, इस केस में तो यहाँ पे है ना, फ्लोरीन ऊपर तरफ खींचेगा अपनी और ये भी नीचे तरफ खींचेगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा डायपोल में, है ना। उसी तरह ट्रायगोनल प्लेनर में ये इधर खींच रहा है 120 डिग्री वाला, याद रहा अभी थोड़ी देर में किए थे, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, यानी यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। बट यहाँ पे ऊपर नीचे वाला तो कैंसिल कर लेगा, है ना, बट ये एक दूसरे को Cl और F है ना, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना। इसका मतलब डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, PCl2F3 का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ एक और एग्जांपल हम लोग यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो कि चलो XCF4 है ना, XCF4 का स्ट्रक्चर करें, है ना, तो यहाँ पे XCF4 का ट्रायगोनल प्लेनर आता है ना, ट्रायगोनल प्लेनर ऐसा करके 4 फ्लोरीन इस तरीके से एक ही प्लेन पे आ गया, ये लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लोन पेयर ऊपर तरफ खींचेगा, ये भी इधर खींचेगा, फ्लोरीन भी एक दूसरे को खींच रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो डायपोल मोमेंट यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। तो XCF4 में भी डायपोल मोमेंट 0 होता है, लोन पेयर होने के बावजूद भी डायपोल मोमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल I3 माइनस कर सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ 5 ले लो, ये 6 ले लो। I3 माइनस का भी हम लोग शेप बनाए थे, लीनियर शेप आता है, ठीक है, और 3 लोन पेयर आता था इस टाइप से, और इस पर माइनस चार्ज लगा देते, तो 3 लोन पेयर एक ही प्लेन पे है तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, और आयोडीन भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। तो ऐसे भी तो आई में ऐसे देखा जाए तो सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा ही नहीं, तो अगेन यहाँ पे भी नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का भी हम लोग ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, और कंपैरिजन भी कर लिए हैं, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।